नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदल विला। अब तक आप लोगों ने सुना कि जिंदल विला के ब्रेकफास्ट टेबल पर अनाया की तारीफ हो रही थी, जिसे सुनकर राठी परिवार कुछ खास खुश नहीं था। मिस्का भी वहीं पर आकर ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देती है। आखिरकार सुबह से वह भाग दौड़ कर रही थी, उसे भी भूख लगी थी। तभी वहां पर रेशमा आती है। रेशमा को देखकर जिंदल परिवार चिंतित आवाज उसकी खबर अंतर पूछते हैं, लेकिन रजनी राठी टोंट करने के अंदाज में बोली, वैसे हमारी मिस्का तो सुबह सुबह उठकर ही नीचे आ गई थी। उसे पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। आखिरकार वह इस परिवार की बहू बनने वाली है। वही जिंदल परिवार भी समझ रहा था कि वह इनडायरेक्ट रेशमा को ताना दे रही है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि उसने कुछ खास गलत भी नहीं कहा था। लेकिन वह नहीं जानते थे कि सीढ़ियों के पास खड़ी हुई देवल ने भी यह बात सुन ली थी। यह कोई और नहीं अनाया थी जो सीढ़ियों के पास खड़ी हुई थी, और उसके पीछे दोनों रोबोट खड़े हुए थे। अनाया कड़क आवाज में बोली, और भला आपको ये गलतफहमी कैसे हो गई है कि आपकी बेटी इस परिवार की बहू बनने वाली है? और अगर बनने भी वाली है तो आपको ये किसने हक दिया कि जिंदल परिवार की बड़ी बहू को इंसल्ट करो? हर किसी की नज़र वहां पर चली गई। अनाया आज भी हर रोज की तरह कंफर्टेबल कपड़े पहने हुए थे। उसने फुल स्लीव वाइट हुडी पहनी थी, जिस पर पिंक कलर का बड़ा सा टेडी प्रिंट किया हुआ था। टाइट फिटिंग वाइट जीन्स, और पैरों में पिंक स्नीकर, और बालों में हाफ चोटी, और चेहरे पर कुछ लटे गुजर रही थी। वह सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। इस लुक में तो वह किसी कॉलेज गोइंग गर्ल की तरह लग रही थी, शायद उससे भी छोटी, लेकिन उसके आसपास का ऑरा काफी स्ट्रांग था। वहीं अनाया की बात सुनकर राठी परिवार को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन अनाया आगे गई और रेशम का हाथ पकड़कर उसे राठी परिवार के सामने ही टेबल पर बिठाते हुए बोली, बैठ जाओ। तुम्हारी तबीयत कल कुछ ठीक नहीं थी, अच्छे से ब्रेकफास्ट करो। उसके बाद वह मुस्कुराते हुए जिंदल परिवार को ग्रेट करती है और अपनी दोनों मामियों को गले लगाती है और मुस्कुराते हुए बोली, मामी मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दो, और रेशमा को भी कुछ खाने को दे दो, उसे भी दवाइयाँ लेनी है। उसके बाद मैं किसी मीटिंग के लिए बाहर जा रही हूँ, तो वह भी मेरे साथ चलेगी। साक्षी जिंदल भी अनाया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, ठीक है बच्चा। इतना बोलकर वह दोनों को ही ब्रेकफास्ट सर्व कर देती है। लेकिन तभी रजनी राठी थोड़ी गुस्सैल अलावा में बोली, लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? और मैंने कुछ गलत नहीं कहा, सच में मेरी बेटी इस घर की बहू बनने वाली है। ये सुनकर अनाया शांत मगर गंभीर आवाज में बोली, और यह गलतफहमी आपके जहन में कैसे आई कि आपकी यह बेटी इस खानदान की बहू बनेगी? ये सुनकर तो अरविंद राठी को भी गुस्सा आया। वह थोड़ी नाराज आवाज में बोले, ये बड़ों का मामला है, तुम जैसे बच्चों को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। मैं तुम्हारे दादा से पहले ही बात कर ली है और वह इस रिश्ते के लिए राजी है। ये सुनकर अनाया एक निवाला अपने मुंह में रखते हुए कड़क आवाज में बोली, क्या ये सच है नाना जी कि आपने आकाश भाई की शादी पक्की कर दी है? ये कहते हुए उसकी आंखों में इतना प्रेशर था, जैसे कहना चाहती हो, एक बार हाँ कहो, बाद में मैं आपको छोड़ेगी नहीं। वही अपनी लाडली पोती की नाराजगी महसूस करके मोहन जिंदल बोले, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, ये लोग रिश्ता लेकर आए थे और हमने कहा था अगर आकाश ने हाँ किया तो हम शादी के बारे में सोचेंगे। वही यह सुनकर अरविंद राठी गुस्सैल आवाज में बोले, यह क्या कह रहे हो मोहन, हमने पहले ही रिश्ता पक्का कर दिया है, तुम इस तरह से बात को घुमा क्यों रहे हो? ये सुनकर मोहन जिंदल भी बोले, मैंने शादी के लिए हाँ कहा था, लेकिन मैंने साफ साफ कहा था इसमें सबसे पहले मर्जी मेरे पोते की होगी, और अब तक आकाश ने शादी के लिए हाँ नहीं कहा है, तो ये रिश्ता पक्का कैसे हुआ? तभी बात को संभालते हुए रजनी राठी बोली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अंकल जी, मेरी मिस्का बहुत प्यारी है, वह आकाश को जरूर पसंद आएगी, आप चिंता मत कीजिए, आकाश शादी के लिए जरूर हामी भरेगा। वही यह सुनकर अनाया उन्हें घूरते हुए कदकावास में बोली, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आकाश भाई शादी के लिए हामी भरते हैं या नहीं। अनाया इनडायरेक्ट कह रही थी कि मेरी इजाजत के बिना यह शादी नहीं हो सकती। वही ये बात राठी परिवार को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन जिंदल परिवार समझ चुका था कि अनाया को मिस्का कुछ खास पसंद नहीं आई, और इतने वक्त में वह अनाया को इतना तो समझ ही गए थे कि अनाया बिना वजह किसी की बात में बीच में नहीं आती थी।
चाहे फिर वह पारिवारिक मामला ही क्यों ना हो। जब तक जरूरत नहीं होती थी वह कोई भी सलाह या फिर सुझाव नहीं देती थी। और आज आकाश जिंदल की शादी के बीच अनाया कुछ बोली थी तो इसका मतलब है जरूर कोई ऐसी बात है जी बारे में जिंदल परिवार नहीं जानता। यही सोचकर जिंदल परिवार के चेहरे के भाव बदल गए। पहले जहां जिंदल परिवार की नजरों में राठी परिवार के लिए रिस्पेक्ट और सम्मान का भाव था, वहीं अब उनके चेहरे बता रहे थे कि उनकी नजरें पूछताछ भरी है। जैसे कहना चाहते हो तुम लोगों ने क्या गलत किया। यहाँ तक कि पहले जहां वह मिस्का को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, वहां अब उसके लिए कोई भी जगह नजर नहीं आ रही थी। हालांकि यह बदलाव ज्यादा नोटिस करने लायक नहीं था, लेकिन उन लोगों को महसूस जरूर हो रहा था कि जरूर कुछ बदल गया है। ऐसे ही तनाव भरे माहौल में उन लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया और राठी परिवार टेबल से उठकर चले गए। जहां पर परिवार के बुजुर्ग गार्डन में चले गए बातें करने के लिए, वही रमन राठी किसी बिजनेस डील का बहाना करके बाहर चले गए और राठी परिवार की दोनों माँ बेटी अपने कमरे में चली गई। उन लोगों के जाने के बाद साक्षी जिंदल अनाया के पास की टेबल पर बैठते हुए प्यार से पूछती है, अंडस्को बच्चा तुम्हें क्या राठी परिवार पसंद नहीं आया? क्या कुछ गड़बड़ है? यही सवाल आरती जिंदल के चेहरे पर था। अनाया हल्का सा मुस्कुराते हुए मिस्टीरियस आवाज में बोली, छोटी मामी बस सिर्फ इतनी है कि वह इस परिवार के लायक नहीं है, खास करके आकाश भाई के लायक। ये सुनकर साक्षी जिंदल जो लोगों को एनालाइज करने में अच्छी थी, वो समझ गई कि जरूर राठी परिवार में कुछ गड़बड़ है, खास करके मिस्का में। वह मुस्कुराते हुए अनाया को प्यार से देखते हुए बोली, अंडस्को मेरी प्रिंसेस सबसे ज्यादा समझदार है, तुम कहती हो तो उनमें जरूर कुछ गड़बड़ होगी। तुम चिंता मत करो, जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक वह इस परिवार में नहीं आ सकती, चाहे फिर कोई कुछ भी क्यों ना कहे। ये सुनकर अनाया हल्का सा मुस्कुरा देती है। आखिरकार ऐसा अंधा विश्वास कौन करेगा उस पर। पहले वह जिंदल परिवार को अप्रोच करने से डरती थी और उन लोगों को एक्सेप्ट करने से दूर रहती थी। उसे लगता था कि कहीं जिंदल परिवार भी उसे धोखा ना दे दे, जैसे उसके पिछले जन्म में उसे अपने सौतेले परिवार और पति से मिला था। लेकिन वक्त गुजरते उसने देखा था जिंदल परिवार का उसके लिए निस्वार्थ प्यार और बेबुनियाद तरफदारी, चाहे वह फिर गलत ही क्यों ना हो। जैसे आज साक्षी जिंदल ने साफ साफ बिना किसी वजह की उसकी तरफदारी की थी। अनाया हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, छोटी मामी ऐसा कुछ नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि वह सच में आकाश भाई के काबिल नहीं है। एक तो उसका करैक्टर ठीक नहीं है, ऊपर से वह यहाँ पर कोई मकसद की वजह से आए है और ऐसे इंसान परिवार में अशांति फैलाते हैं। ठीक है, मैं आगे आपको कुछ नहीं बता सकती, वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा, अभी मुझे निकलना है। उसके बाद वह पीछे खड़े दोनों रोबोट की ओर देखकर बोली, वह सामान लेकर आओ जो हमें डिलीवर करना है। उसके बाद वह रेशमा से बोली, तुम भी मेरे साथ चलो, थोड़ी देर बाहर घूमोगी तो फ्रेश हो जाओगी। रेशम का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन वह अनाया को मना भी नहीं करना चाहती थी। आखिर अनाया बाद उसे अच्छा महसूस करवाने के लिए ही बोल रही थी। वो लोग जैसे ही जिंदल विला से निकले, पीछे खड़ी आरती जिंदल बोली, साक्षी तुम्हें क्या लगता है प्रिंसेस जो कह रही थी वह ठीक है? क्या हमें मिश्का को इस घर की बहू नहीं बनना चाहिए? प्रिंसेस से कोई गलती भी हो सकती है, आखिरकार वह पापा जी के दोस्त की पोती है और पापा जी सच में चाहते हैं कि उसकी शादी हमारे परिवार में हो। वही यह सुनकर साक्षी जिंदल जो दरवाजे की ओर देख रही थी जहां से अनाया गई थी, वह खड़ी हुई और आरती जिंदल से बोली, दीदी अगर प्रिंसेस ने कहा है तो सही ही कहा होगा। भले ही प्रिंसेस परिवार में अभी सबसे छोटी है, लेकिन वो लोगों को पहचानने में हम सबसे अच्छी हैं। पिछली बार भी उसी की वजह से हर्षद उस कासवी बिजलानी से बचा था। आपको बाद में पता चला था कि वह कितना घटिया परिवार था और उसकी वह बेटी भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। वह तो सही वक्त पर अनाया बच्चा ने दुल्हन बदल दी और रेशमा से हर्षद की शादी करवा दी, वरना हर्षद की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आपको प्रिंसेस पर यकीन होना चाहिए। आरती जिंदल भी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो हमारी बच्ची पर पहले से यकीन है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि शायद पापा जी इस बात से खुश ना हो और वह प्रिंसेस की बात ना माने। ये सुनकर साक्षी जिंदल मुस्कुराते हुए बोली, इस बार आप गलत है दीदी। आपको लगता है कि जिंदल परिवार में कोई भी हमारी प्रिंसेस के खिलाफ जाने की हिम्मत कर सकता है, चाहे फिर वह पापा जी ही क्यों ना हो। हमारी प्रिंसेस सबका मुंह बंद करवा सकती है।
इसलिए आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कार के अंदर दूसरी ओर कारों का काफिला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसमें पीछे की सीट पर अनाया बैठी हुई थी। उसके पास रेशमा बैठी थी और दोनों रोबोट आगे की सीट पर थे। यह एक लग्जरियस लिमोजिन थी जिसमें अनाया की कंफर्ट की हर चीज थी। दरअसल अनाया की प्रेगनेंसी को 3 महीने से ऊपर का बहुत गुस्सा चुका था। अब अनाया का पेट कुछ हद तक बाहर निकल चुका था, या फिर कह सकते हो ट्विन जुड़वा बेबी की वजह से वह इस वक्त 5 महीने के आसपास की प्रेगनेंसी दिखा रही थी। वह तो उसके कपड़े ऐसे थे जिस वजह से उसका बेली बम नजर नहीं आता था, वरना कोई भी देखकर उसे बता सकता था कि वह प्रेग्नेंट है। अब उसे हल्का सा स्ट्रेट बेचने में भी कंफर्टेबल महसूस नहीं होता था। ये बात कई बार हर्षवर्धन ने नोटिस की, इसलिए उसने अनाया के लिए ये कस्टमाइज्ड लिमोजिन तैयार करवाई थी। इसकी कस्टमाइजेशन में हर्षवर्धन ने गाड़ी से दुगना पैसा लगाया था। यहाँ तक कि अनाया के लिए एक रिक्लाइनर बेड भी था, फ्रिज, स्नैक्स कैबिनेट, उसके कुछ पर्सनल क्लॉथ्स रखने के लिए कैबिनेट, कंफर्टेबल कंबल, हर चीज जो अनाया को पसंद थी वह उस कार में मौजूद थी। अनाया आराम से पीछे लेटने के अंदाज में सीट पर बैठी हुई थी। वह एक नज़र रेशमा को देखती है और फिर गंभीर आवाज में बोली, वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम उन लोगों के साथ क्या करना चाहती हो। ये सुनकर रेशमा बोली, करना क्या है, वह मेरे लिए पहले ही मर चुके हैं। ये सुनकर अनाया बोली, क्या तुम उनसे बदला नहीं लेना चाहती। तो रेशमा कुछ सोचते हुए बोली, ये तो मैं बहुत पहले करना चाहती थी, लेकिन मेरी मॉम ने कसम दी थी कि मैं उनके साथ कुछ न करूं। मॉम का कहना था कि उस घटिया आदमी से प्यार करके उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी और वह नहीं चाहती थी कि बदले की राह पर चलकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं। वही यह सुनकर अनाया शैतानी आवाज में बोली, और अब तुम क्या चाहती हो। मुझे सिर्फ ये जानना है। वैसे भी तुम उनके पास नहीं गई थी, वह चलकर तुम्हारे पास आए हैं, और कहीं ना कहीं तुम्हारी मोम की मौत की जिम्मेदार भी वही लोग हैं। और मुझे पता है, जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, ये बात तुम्हें अंदर से जीने नहीं दे रही होगी। आखिरकार यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे भुला दिया जाए। ये सुनकर रेशमा भी अपनी मुठिया करते हुए बोली, आपने सही कहा है, मैं उन लोगों को बर्बाद करना चाहती हूँ। ये सुनकर अनाया बोली, ठीक है, पहले खुद को थोड़ा सा ठीक करो। उन लोगों की वजह से पता नहीं तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। जाओ, तुम्हारी मंजिल आ गई है। क्या अनाया आकाश और मिस्का की शादी होने देगी, और क्या होगा रेशमा का बदला। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।